नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में हम आज बात करेंगे दिल्ली पर घमासान और विपक्ष के इम्तिहान पर। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहले आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हमें धमकाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आप बार बार उठे तो बड़ी शिक्षा मिलेगी। दरअसल स्पीकर की तरफ से जो सांसदों को कहा जा रहा है कि वो संयम के साथ अपना बर्ताव करें लोकसभा में, उसी को लेकर खड़गे का ये बयान है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सब कुछ सदन के सभापति के मुंह से सरकार करवा रही है। और उसी पर ये टिप्पणी आई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। दिल्ली की लड़ाई न्यायपालिका से होते हुए अब विधायिका तक पहुंच गई है। लोकसभा में सरकार ने दिल्ली सर्विसेज बिल पेश किया। यह बिल जब कानून बन जाएगा तो दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर एक तरह से केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा एलजी के जरिए। इस बिल के विरोध में समर्थन में जुटाने के लिए केजरीवाल ने काफी मेहनत की। अब ज्यादातर विपक्षी पार्टियां बिल के विरोध में खड़ी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको बता दें कि इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है, उसमें शामिल होने के लिए भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की यह शर्त थी कि इस बिल पर कम से कम विपक्षी पार्टियां खुलकर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का साथ दे। अब देखिए, लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर गेम सरकार के पक्ष में है। ठीक उसी तरह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी विपक्ष का नंबर गेम में फेल होता हुआ दिख रहा है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि दिल्ली बिल से क्या बदलेगा। मई में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया। फिर एक हफ्ते के बाद ही केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, जिसकी वजह से फिर दिल्ली सरकार अपने अधिकारियों की पोस्टिंग्स, उनके तबादले नहीं कर सकती थी। अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जो अब भी लंबित है, मामला चल रहा है वहां पर। अब दिल्ली बिल से अधिकारियों की पोस्टिंग का हक एलजी को मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक अथॉरिटी की सिफारिश पर यह होगा। उस अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बाकी के 2 सदस्य दिल्ली के बड़े अधिकारी होंगे। विवाद की स्थिति में एलजी का फैसला मान्य होगा। आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र का ज्यादा दखल ना हो और उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर काम करे। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बिल पास हुआ तो केजरीवाल सरकार को झटका कैसे लगेगा। सरकार की ताकत कम हो जाएगी, अधिकारियों पर कंट्रोल उनका कम होगा। आप मेरी दूसरी ओर देख रहे हैं कि 8 और 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, यानी कि इंडिया के लिए यह भी एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। 10 अगस्त को 3 दिन तक बहस चलेगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जवाब देंगे। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा में सरकार के समर्थन में कितने सांसद हैं, विपक्ष के साथ कितने हैं। लोकसभा में सरकार को 363 सांसदों का साथ है और विपक्ष के साथ है 147। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप मत सलाह दीजिए बेटे सीट पे। सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल आज संसद में पेश हो गया और शुरू हो गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया का सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान। भारी हो हंगामे के बीच लोकसभा में बिल पेश हो गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश हुआ, सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया। ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता। आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता। ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, चाहता हूं सर, मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ये विरोध राजनीतिक है। संविधान इस सदन को कानून बनाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है। कांग्रेस पार्टी ने धावा बोल दिया, कहा सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है। इस प्रकार ये विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। सरकार आश्वस्त है कि वो बिल दोनों सदनों में पास करा लेगी। पहले तो जगन रेड्डी ने ही पक्ष में वोट करने का वादा किया था, अब बीजेडी भी खुल के समर्थन में आ गई है। बिल है, सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. There is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? फिर बोले AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष पर कटाक्ष किया, चेस लूडो का गेम समझाया और कहा वो बिल के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। टीएमसी ने भी बिल का विरोध दर्ज किया। ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है। सर मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट टू पास दिस बिल। इफ दे वांट टू टॉक ऑन द मेरिट, लेट देम डिस्कस व्हेन देयर इज अ कंसिडरेशन एंड पासिंग सर। आई बेग टू अपोज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ Delhi Amendment Bill 2023. This is totally autocratic. आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। एक तो इस बिल के खिलाफ इंडिया वाले गठबंधन में तमाम विपक्षी पार्टियों को लगातार लामबंद करने के बावजूद दिल्ली सेवा बिल अविश्वास प्रस्ताव के पहले पेश हो गया, और दूसरा झटका ये लगा कि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सेवा बिल और अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को बीजेडी का साथ मिल गया है। यानी नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी का साथ मिलने के बाद दोनों सदनों में ये दोनों पार्टियां सरकार के लिए अंक गणित सही कर देंगी। बीजेडी ने विपक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का भी फैसला किया है और अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर मोदी सरकार के समर्थन में वोट डालेगी। बीजेडी के लोकसभा में 12 सांसद हैं और बीजेडी के समर्थन के बाद दिल्ली सेवा बिल का राज्यसभा में भी पारित होना पक्का हो गया है, क्योंकि बीजेडी के राज्यसभा में भी 9 सांसद। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में अब कम से कम 128 वोट पक्के हो गए हैं। वाईएसआरसीपी ने पहले ही समर्थन का ऐलान कर दिया था। उधर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय हो गई है। 8 से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। 3 दिन तक बहस चलेगी और तीसरे दिन पीएम मोदी जवाब देंगे। आज तक ब्यूरो। 2 सांसद आज आमने सामने होंगे हल्ला बोल में। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, संजय सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद आम आदमी पार्टी के आमने सामने हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं क्योंकि आपकी पार्टी ने आज बिल पेश कर दिया है, सरकार ने बिल पेश कर दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि पूरा का पूरा विपक्ष 3 मुद्दों पर आपको टारगेट कर रहा है। सबसे पहले, यह संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा आघात है। ये अपनी आत्मा में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जो 5 जजेस की बेंच ने दिया है।
और तीसरा, संविधान सम्मत नहीं है। संविधान चुनी हुई सरकार को अधिकार देने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक और लैंड के मुद्दे पर 3 को अलग करके कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। तीनों पर जवाब दीजिए। देखिए, जो आपने सबसे पहले कहा कि इसमें संविधान सम्मत की बात, जहां संघीय ढांचे की बात है, तो संविधान में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है। यदि पूर्ण राज्य भी हो, राज्य और केंद्र के कानून में किसी भी प्रकार का मतभेद हो तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। अगर गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, कौन सा संघीय ढांचे की बात हुई। इस जजमेंट में 105 पेज का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं सब्जेक्ट टू द लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट। तो जो केंद्र सरकार पार्लियामेंट से एक्ट पास कराएगी उसके तहत होगा, तो पार्लियामेंट के एक्ट से द्वारा हो रहा है। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है बताइए साहब, जो ये कहे कि पार्लियामेंट उसके लिए लॉ नहीं पास कर सकती। जबकि मजे की बात यह, ये वो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है जिसने केंद्र सरकार के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ प्रस्ताव अपनी विधानसभा में पारित कर दिया था। संविधान का मजाक उड़ाने वाले ये लोग आज आकर संवैधानिकता की दुहाई देते हैं, और जबकि वह सीए का बिल नागरिकता से रिलेटेड था। संविधान में बहुत स्पष्ट लिखा है, नागरिकता का विषय केवल और केवल केंद्र का विषय, उसका कोई मतलब नहीं है राज्य से। फिर भी राज्य सरकारें उस पर कानून पारित कर रही हैं और संसद से कानून के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित कर रही हैं। मेरे विचार से ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग संवैधानिकता पे नहीं, केवल राजनीति के ऊपर हैं। और जहां तक आपने बात कही कि सारा विपक्ष हमसे, अंजना जी, हमसे नहीं लड़ रहा है, विपक्ष तो एक दूसरे से लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की आर्म ट्विस्टिंग की कि भाई हमको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको राज्यसभा में इस बिल पे। कांग्रेस ने दिल पे पत्थर रख के सपोर्ट किया, क्योंकि दिल्ली में भी इनका मंजर उन्होंने ही उजाड़ा है और पंजाब में भी इनका आशियाना उन्होंने उजाड़ा। मगर क्या करें, दिल पे पत्थर रख के समर्थन किया। पर कांग्रेस तो बहुत चतुर सयानी खिलाड़ी है, अविश्वास प्रस्ताव ले आई। अब बताइए, अविश्वास प्रस्ताव बढ़ा या ये बढ़ा, इसकी चर्चा तो लोग भूल जाएंगे 2 दिन में। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर तो पूरे 2-3 दिन तक चर्चा होगी, और उसमें सारी लीड कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा में इनका तो एक आध सांसद है, 5 मिनट से ज्यादा बोलने को नहीं मिलेगा। तो वास्तविकता में तो ये, अंजना जी, लड़ाई तो इन दोनों में आपस में है, बस वो पर्दे के पीछे है, सामने दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखावटी केवल ये है कि मोदी जी के प्रति घृणा में दोनों कॉमन है, भाजपा के प्रति वैमनस्य में दोनों कॉमन है, मगर हकीकत में आपस में लड़ रहे हैं, हमसे नहीं लड़ रहे हैं। और इस कानून के ऊपर भी जो इनका स्टैंड है वो उसी चीज को दर्शा रहा है। संजय जी, ये तो सभी जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डर हो, उसके विपरीत जाकर देश की संसद से बिल इस देश में ही पहले भी पास हुए हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे कुछ और है। एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, उसका चेयरमैन तो मुख्यमंत्री को ही बनाया जा रहा है, उनके अलावा 2 अधिकारी रहेंगे। अब ऐसे में आप कैसे ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ फाउल प्ले ही किया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग में? एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, उसके चेयरमैन सीएम रहेंगे। देखिए, पहली बात तो आज जब दोनों लोग बोल रहे हैं, चाहे आप बोल रही होंगी या सुधांशु जी बोल रहे हैं, तो कानून, संविधान, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज की सोच, लोकतंत्र, संघीय ढांचा, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, बात क्या हो रही है? इनका नंबर बढ़ जाएगा, उनका नंबर कम हो जाएगा। इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करके सपोर्ट लिया, सीएए पे प्रस्ताव पारित कर दिया। भाई, आप मुझे सिर्फ एक चीज ये बताइए, एक स्टेट लिस्ट होती है अंजना जी, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और एक सेंटर की लिस्ट होती है। 3 सूची है संविधान में। केंद्र के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य के विषय पर राज्य कानून बनाएगा, और जो समवर्ती सूची है, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उस पर दोनों कानून बनाएंगे। ये आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भाजपा अफवाह और झूठ फैलाने में बहुत माहिर है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय है, अगर उस पर केंद्र सरकार, जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, फिर दोहरा रहा हूं आपको, जो समवर्ती सूची में है, उस पर अगर केंद्र सरकार कानून कोई बनाती है तो वो प्रभावी होगा।
अब आप बताइए 239A में अगर यहां पर सुधांशु जी या आप कोई एक किताब दिखा दे कि संविधान की जिस धारा 239A से दिल्ली की विधानसभा बनी उसमें सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास था या नहीं था, 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे या नहीं थे, और अगर सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे और उसमें आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो वो हो गया संविधान संशोधन। इसको बहुत अच्छी तरीके से सुधांशु जी भी जानते हैं और आप भी अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और संविधान संशोधन अंजना जी 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए ये जो बिल लाया जा रहा है ये गैर संवैधानिक है। संविधान का संशोधन ऑर्डिनेंस के माध्यम से नहीं होता। ये किसी भी एक सामान्य वकील से भी आप पूछेंगी तो आपको बता देगा, ऑर्डिनेंस के जरिए कोई संविधान का संशोधन नहीं होता। दिल्ली की विधानसभा बनी है 239A से, संविधान की धारा उसको पढ़ लीजिएगा, 3 सब्जेक्ट छोड़ के सारा विषय दिल्ली सरकार के पास है। और इसी आधार पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का फैसला दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान की आत्मा क्या कहती है। संविधान की आत्मा कहती है कि सर्विसेज एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। किसको ट्रांसफर करना है, किसको पोस्टिंग करना है, एक चुनी हुई सरकार के पास रहना चाहिए अधिकार। आप बताइए, एक डॉक्टर अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उसको हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं। एक इंजीनियर अच्छा काम न करे तो उसको हटाने का, रखने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं। अगर एक IAS अधिकारी है, DM है, अगर वो अच्छा काम न करे तो उसको हटाने का, उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार एक SDM के खिलाफ, DM के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं। तो सरकार किस लिए फिर? डेमोक्रेसी किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए? और मैं आज कह रहा हूं सुधांशु जी से, उठाकर देखिए अपना 98 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए अपना 2003 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए अपना 2008 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए 2013 का घोषणा पत्र, उठा के देखिए 2015 का घोषणा पत्र। आप अपना घोषणा पत्र देखिए और पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगिए कि जितने भी आपके पूर्वजों ने घोषणा पत्र वो तैयार किया था जिसमें आप दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत कर रहे थे, मदन लाल खुराना जी हो, साहेब सिंह वर्मा जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, उन सब ने गुनाह किया था, अपराध किया था, गलती की थी। बोलिए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए पूरे देश से। ठीक है, खाली एक अधिकार छीनना है देश की सरकार, एक राज्य सरकार का गला घोटना है। इसलिए कुतर्क पे कुतर्क, ऐसे कुतर्क जिसपे आपको खुद भी हंसी आए। सुधांशु जी, अजीब बात है। सुधांशु जी, 3 मुद्दों पर वो आपको प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, संजय जी लोगों ने चुनकर बहुमत दिया है। ठीक है, 3 चीजों पर सर, एक एक करके। सबसे पहले संविधान संशोधन कर रहे हैं आप, संविधान संशोधन कर रहे हैं और वो 2/3 मेजोरिटी के बिना नहीं होगा और ऑर्डिनेंस लाकर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दूसरा उनका प्रश्न यही है कि क्या एक चुनी हुई सरकार को जो उसका अधिकार है, किस बात की सरकार फिर? लोगों ने चुनकर बिठाया ना, किस बात की सरकार जब उनके पास कुछ पास ही नहीं होगा? जवाब दीजिए। यदि संजय जी की बात में लेश मात्र भी है तो सुप्रीम कोर्ट को सिरे से खारिज कर देना चाहिए था अध्यादेश। कहता ना कि यह असंवैधानिक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार के पास शक्तियां रहेंगी, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत रहेंगी। अगर इनकी बात सच है तो झूठ पे झूठ बोलना यह होता है मान्यवर, कुतर्क पे कुतर्क। अगर आप इसको संविधान संशोधन मानता तो सर्वोच्च न्यायालय एक झटके में खारिज कर देता। संविधान संशोधन नहीं है, यह एक सामान्य वे। दूसरा, चुनी हुई सरकार के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। अंजना जी, पूछना चाहता हूं, चलिए दिल्ली में तो पूर्ण राज्य नहीं है, पंजाब में इनका पूर्ण राज्य है, बाकी जगहों में बताइए नगर निगम के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर कितनी जगहों पर इन लोगों ने दे रखी है? मेयर को पूछना चाहता हूं तो नगर विकास मंत्री के हाथ में रहेगी, वो चुने हुए नहीं है नगर निगम। बताइए, कोई राज्य सरकार बताइए, चुनौती से मैं पूछता हूं।
जो आके भाषण देने लगते हैं जहां पर, और जहां नगर निगम इनके विरुद्ध है वहां तो खैर भूल ही जाइए उसके विरुद्ध क्या होगा जहां दूसरी पार्टी का नगर निगम है। इसलिए मान्यवर किसी भी संविधान के 74वें संविधान संशोधन के बाद जो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एक है जिसमें नगर निगम या नगर पंचायत आती है, एक राज्य है और एक केंद्र है, इन तीनों के अधिकार अपने ऊपर वालों की द्वारा एक्ट के द्वारा पारित शक्तियों से होते हैं। जैसे राज्य सरकार के किसी भी कानून को ओवर रूल नहीं कर सकता नगर निगम, वैसे ही केंद्र सरकार के किसी भी कानून को ओवर रूल नहीं कर सकती राज्य सरकार। जो आपने सीए में किया था, खैर वो बात छोड़ दीजिए। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आज के समय में आपने ये कहा कि आपको ये लग रहा है कि यह संविधान संशोधन था, तो राज्य केंद्र न्यायालय ने तो इसको रिजेक्ट नहीं किया। परंतु अब एक बात आप ये बताइए मान्यवर, आपने 98 का जिक्र कर दिया, तो मैं दर्शकों को भी याद दिलाना चाहता हूं 93 से 98 दिल्ली में हमारी सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 98 से 2004 दिल्ली में कांग्रेस सरकार रही, केंद्र में हमारी सरकार थी। और 2004 से 13 तो चलिए ठीक है कांग्रेस की। ये बताइए कभी इतनी लड़ाई नहीं हुई हमारी और कांग्रेस में, ना कांग्रेस और आप में? क्यों? तब तो आप कहते थे इसलिए लड़ाई नहीं हुई कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, और आज आप कल उनसे मिले हुए हैं जी। मान्यवर, हकीकत यह है कि संशोधन संविधान का विषय नहीं है, यह संविधान संशोधन मुद्दा नहीं, आपकी प्रवृत्ति में संशोधन की बात है। आपकी स्थिति यह हो गई है धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, हर जगह के ऊपर केंद्र सरकार से झगड़ते रहना। अन्यथा 93 से 98 और 98 से 2004 तक की सरकारों में कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई हो तो यह बता दीजिए। और जब से आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो जो कुछ पंजाब में हुआ वो भी देश की जनता देख रही। आज हम उस विषय पर नहीं जाते, हम केवल दिल्ली तक अपने को सीमित रखते हैं। इसलिए जब आपने 98 का याद दिलाया तो मैंने ये भी याद दिला दिया। मूल कारण संवैधानिकता नहीं है, मूल कारण आपके मन की अराजकता की भावना है। अराजकता आपके मन में है, आपके भाव में है, आपके व्यवहार में है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति बनती है। अब संजय जी मुझे यह बताइए कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, वहां से भी तो आपको फौरन रिलीफ नहीं मिला। आज मुझे लगता है सुधांशु जी पढ़ लिख के नहीं आए। आज मुझे लग रहा है सुधांशु जी कुछ पढ़ लिख के नहीं आए। क्या कर रहे हैं आप अपनी सरकार के खिलाफ सुधांशु जी बोल रहे हैं। जीएनसीटीटी एक्ट भूल गए आप? क्या लिखा है उसमें आपने? एमसीडी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अपनी रिसर्च टीम को बोलिए अंजना जी, और अपने चैनल पे दिखाइए पूरे देश के दर्शकों को। नगर निगम का अरे मान्यवर, मैंने दिल्ली प्रदेश नहीं कहा, मैंने सारे प्रदेशों का। एमसीडी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई मैंने आपको टोका नहीं, ये मत कीजिए, ऐसे बहस मत कराइए अंजना जी। मैंने आपको सुधांशु जी रुक जाइए, संजय जी पूरा कर ले फिर जवाब। मैं आपको मौका दूंगी ना सुधांशु जी, फौरन दूंगी, पूरा कर ले। आपका मौका आएगा तब बोलिए, और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस पे संजय जी स्टे नहीं लगाया, उसको 5 जजेस के बेंच को भेज दिया। जवाब दूंगा, ठीक है। एक हाँ एकदम एक चीज का जवाब दूंगा, सुन तो लीजिए पहले। बोलने ही नहीं देते, सुधांशु जी बीच में बोल रहे हैं। एमसीडी का अधिकार छीनने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा एक्ट लेके आए, जीएनसीटीडी एक्ट। उसमें लिखा है एमसीडी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली का नगर निगम मतलब नरेंद्र मोदी चलाएंगे उसको। और हमको सिखा रहे हैं, कह रहे हैं नगर विकास मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसी बात करेंगे तो आपकी पार्टी वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे भैया। अरे भाई आप सुन नहीं पाए क्या? अब आ जाइए आगे की बात। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा अंजना जी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को संविधान संशोधन क्यों नहीं माना। पहली बात तो ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इनको पढ़ाइए और दिखाइए। लाइव लॉ के ट्विटर हैंडल पे पड़ी होगी तो निकाल लीजिए। चीफ जस्टिस का कमेंट था कि क्या संविधान का संशोधन ऑर्डिनेंस के जरिए किया जा सकता है, और उसके बाद सुनवाई अभी वहां पर जारी रहेगी। आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी पार्टी क्या कहती है? मैंने 2 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। 13 के, 15 के, 98 के, 2003 के, 2008 के घोषणा पत्र में आपने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की वकालत की थी या नहीं की थी? और अगर की थी और अब आप उसके खिलाफ हैं तो पूरे देश से और दिल्ली के लोगों से माफी मांगिए आप।
आप बोलिए कि हमने जो घोषणा पत्र में डिमांड की थी वो गलत था पूरी तरीके से। और अगर कांग्रेस से आपके इतने मधुर रिश्ते थे तो आप पूर्ण राज्य क्यों मांग रहे थे? आप चलने देते ऐसे। एक बात। दूसरी बात, कह रहे कांग्रेस से इनका बड़ा अच्छा तालमेल था। नजीब जंग भूल गए? आप भूल गए? इनको तो मान लीजिए भूल गए होंगे, सुधांशु जी बीजेपी की तरफ से इनको बोलना है। आप भूल गई अंजना जी कितने काम में रोड़ा डाले नजीब जंग ने? वो किसके द्वारा लगाए गए एलजी थे? कांग्रेस के द्वारा लगाए गए एलजी थे। फिर किसके शासन में एलजी रहे? बीजेपी के शासन में एलजी रहे। तो मेरा यह कहना है कि आपने अगर एक सरकार को टारगेट ही कर लिया है तो हमें तो अपने लोगों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मोहल्ला क्लिनिक बनाने पे आप रोक लगाएंगे। आप पंजाब कहां चले गए? आपको उत्तर प्रदेश भूल गए जहां 7 जवानों को मार दिया गया था? बिकरू कांड भूल गए आप? प्रयागराज का कांड भूल गए? दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हो गई। आप भूल गए हाथरस का कांड? कितने, अगर आप राज्यों की कानून व्यवस्था पे जाएंगे, पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों का आंकड़ा है, यही पढ़ दूंगा आपके चैनल पे। इसलिए वो बातें मत कीजिए जो आपके दामन पे गुनाहों के और अपराधों के बढ़ने के जितने दाग राज्य सरकारों पे लगे हैं उसकी चर्चा होगी तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई चल रही है वो तो चल ही रही है। आपका संवैधानिक, लोकतांत्रिक, संघीय ढांचे के प्रति जिम्मेदारी और दायित्व क्या है? एक अभिभावक है आप इस देश के केंद्र सरकार में होने के नाते। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। और दिल्ली के 2 करोड़ जनता का अधिकार 5 जजों के फैसला आने के बाद भी आपने ऑर्डिनेंस के जरिए छीन लिया। कह रहे ट्रांसफर पोस्टिंग हम करेंगे, एलजी करेगा। तो बोर्ड पे आप रखेंगे अपना आदमी, कमीशन आप रखेंगे आप राज्य के अंदर। ये कैसा कानून आप लेके आए हैं? आज देश के संविधान की, देश के लोकतंत्र की, देश के संघीय ढांचे की चकनाचूर करने की कहानी आपने इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से लिखी है। मैं ये कहना चाहता हूं, चकनाचूर कर दिया आपने सब कुछ। सुधांशु जी, एक तो जीएनसीटीडी वो जो लगातार कह रहे हैं उस पर आप, उस एक्ट पर आप बताइए। दूसरा, एक सेकंड सर, क्या ये खींच इस बात का है कि आपके सांसद तो दिल्ली चुन देती है लेकिन आपको यहां सरकार बनाने का मौका नहीं दे रही है, स्वीप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली को? क्या इसी के खींच की वजह से आप लोग टारगेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से? ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर। और आप क्या इंतजार करें कि बीजेपी की सरकार बनेगी तभी आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे? किसी और की बनी तो पनिशमेंट। मैं जिस बात के लिए मैंने टोका था वो कह देना चाहता हूं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी अवॉइड करनी चाहिए, पर संजय जी ने कहा पढ़ के नहीं आए। मान्यवर, मुझे लगता आप सुन ही नहीं रहे थे, ध्यान कहीं और था क्या? मैंने बहुत साफ कहा नगर निगम के मामले में कि दिल्ली का विषय अलग है, पर जहां पर पूर्ण राज्य है पंजाब अथवा अन्य जितने भी राज्य हैं, ये मैंने बोला। आप एनसीडी पे भाषण देने लगे और फिर कहने लगे कि नहीं पढ़ रहे। इसलिए मैंने कहा शायद आप सुनने में आपसे चूक हो गई होगी, या उस समय हो सकता है ईपी में आपकी आवाज न गई हो। मैंने कहा जितनी भी राज्य सरकारें हैं कोई नगर निगम को पावर नहीं देती, और यहां पे कहते हैं चुने हुए लोगों के होना चाहिए, जबकि हमने तो नियमानुसार पूरा दे रखा है। और अगर पुरानी बात संकल्प पे आएंगे, मान्यवर नजीब जंग की आप बात कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं नजीब जंग कांग्रेस के आदमी थे, आपके विरोध में थे? आपने तो पहली सरकारी कांग्रेस के दम पे बनाई थी, भूल गए? 28 विधायक थे आपके और 8 कांग्रेस के विधायक पालकी ढो के लेके गए थे। किसके खिलाफ? भाजपा के खिलाफ। कहां भूल जाते हैं मान्यवर आप? और उसके बाद इतना ही नहीं, आज जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और आज भी कांग्रेस के साथ ही खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है अतीत हो या वर्तमान, दोनों में कांग्रेस के साथ आपका सामंजस्य और सुमधुर संबंध बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब जो अंजना जी आपने सवाल किया, मैं उसके बारे में जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि ये खींच की बात है, ये खींच की बात नहीं है, वास्तविकता में ये यथार्थ की बात है। यदि यह सत्य है कि 2 बार विधानसभा में दिल्ली की जनता ने इनको शानदार बहुमत दिया है, इतना शानदार बहुमत पाकर सिर्फ व्यवस्था और में अव्यवस्था और वितंडावाद करने वाली सरकार आपने नहीं देखी होगी। ये वो पार्टी है जो कहती थी हम नई राजनीति के लिए आए हैं, और आज आप देखिए कि किस तरीके से ये ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कह रहे हैं। और याद करिए अंजना जी,
इन्हीं की सरकार में मुख्य सचिव के साथ हाथापाई हुई थी, यह मीडिया में रिपोर्ट आई थी और यह बयान मुख्य सचिव ने दिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। और यह कहा गया कि घर पे बुलाया गया केजरीवाल जी के, मुख्यमंत्री जी के घर पे अन्य मंत्री भी थे और हाथापाई हुई। अफसरों के साथ किस ढंग से डील करने का कोई उदाहरण आपको भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा कि कोई मुख्य सचिव यह आरोप लगाए कि आपने उसके साथ मारपीट की है। और उसके बावजूद जिस शिद्दत के साथ आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के साथ हुई हैं कि चाहे घर के बनाने में 10 करोड़ का लिमिट थी अंजना जी, तो एक बिल जानते हैं कितने का है केजरीवाल जी के ऑफिस और उसके रिनोवेशन का? 9.99 करोड़। ऐसी दक्षता वाला अफसर इनको कंट्रोल का चाहिए कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए, पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन किया कि 10 करोड़ टच ना होने पाए। इस कारण से आपको चाहिए था। अब इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं मान्यवर, हकीकत यह कि अगर आप थोड़ा सा अपनी प्रवृत्ति में सुधार लें तो आपको दिल्ली की जनता ने बहुत दिया, पर यह भी स्वीकार लें कि 2 बार 7 में 0 आपको दिया है। यह दोनों बातें ईमानदारी से स्वीकार लें तो आप सकारात्मक काम कर पाएंगे। अन्यथा आप जिस प्रकार के नए नवेले पार्टी होकर अजब अलबेले स्वांग रचाते रहते हैं, आप उसी में उलझे रह जाएंगे। ठीक है, अब संजय जी इसका भी आप जवाब दीजिए और साथ ही इसमें एक प्रश्न जोड़ रही हूं। मुख्य सचिव ने ही आरोप नहीं लगाया, गृह मंत्रालय ने भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जब 1 सप्ताह के लिए आप लोगों के पास अधिकारियों के ऊपर अधिकार था, तब आप लोगों ने 2 तरह की फाइलें गायब कराई, उन पर दबाव बनाकर उनको हरास किया, उनको थ्रेटन किया, डराया गया। और दोनों ही, एक लिकर पॉलिसी की और एक मुख्यमंत्री के घर के रेनोवेशन की फाइलें गायब की। इस तरह के आरोप आपकी सरकार पर लगा। एक बार तो इंटरव्यू ही है संजय जी, जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को ठुल्ले कह के संबोधित किया था। जी जी जी, एकदम। तो ऐसा है कि हम लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार पे आरोप लगाना होता है, लेकिन जब वो आरोप मिटते हैं और हटते हैं तो उस समय हमारी मेमोरी बहुत कमजोर हो जाती है, हमें याद नहीं रहता। मुख्य सचिव महोदय के आरोपों का परीक्षण न्यायालय में हो चुका है और पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल सहित जो लोग थे उसमें निर्दोष साबित हो चुके हैं। अब अगर आप उसी को दोबारा दोहरा के कहना चाहते हैं या सुधांशु जी बार बार जोर जोर से उसको कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन न्यायालय में वो मामला सच्चा नहीं पाया गया, सही नहीं पाया गया। हकीकत ये है। दूसरी बात, हम सिर्फ वितंडा करते हैं, सिर्फ बवाल करते हैं, कोई काम नहीं करते, खाली अड़ंगेबाजी करते हैं, रोज लड़ते हैं। अरे भैया, अगर हम रोज लड़ते होते तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने ये नहीं कहा कि गुजरात का, यूपी का, मध्य प्रदेश का स्कूल हमें देखना है। उसने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया दिल्ली का सरकारी स्कूल हमें देखना है। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हमने दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए। पिछले 9 साल से सरकारी स्कूलों का, 8 साल से सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, पानी मुफ्त, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त। ये सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट हम दे रहे हैं लगातार हर साल। ये दिल्ली सरकार की उपलब्धि है। हमारी फरिश्ते स्कीम, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, 50 लाख का भी इलाज हो तो दिल्ली की सरकार देगी। ये सारे काम कर डाले हम लोगों ने। सिर्फ हम बितंडा करते रहे, सिर्फ हम कुछ किया ही नहीं हमने। अब आ जाइए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। आपने अब 2 बार मैंने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। इसी सदन के अंदर दिल्ली की विधानसभा में साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा था दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है फावड़ा चलाना, खेत में जाके फावड़ा चलाना। पूर्ण राज्य की वकालत की। मदन लाल खुराना जी ने पूर्ण राज्य की वकालत की, आडवाणी जी ने पूर्ण राज्य की वकालत की। तो आपको दिल्ली के लोगों ने जब चुना 93 से 98 तक, तब तो आप ये दर्द महसूस कर रहे थे और आप दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की वकालत कर रहे थे, उसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे। लेकिन जब आपको लगा कि 98 से लेके बताओ 25 साल हो गए हम जीत ही नहीं पा रहे, तो एलजी बिठाओ, लाट साहब के डंडे से दिल्ली को चलाओ, सारा अधिकार दिल्ली का छीन लो। यह है हकीकत।
जिसको पूरा देश देख रहा है और जिसको आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। साहब सिंह वर्मा आप जी एक का चुनी फावड़ा हुई चलाने सरकार वाला को बयान जिसको काफी एक बार 67 ठीक है सीटें संजय मिली, जी इसी एक पर बार जवाब देते हैं। 62 सीटें मिली। सुधांशु जी, ये फावड़ा चलाने वाला बयान उनका काफी तो इसलिए- वायरल हुआ था। और इसीलिए मैं कह रहा सुधांशु जी, हूं सुधांशु कि- जी, इसीलिए मैं कह रहा आपको हूं क्यों कि चाहिए आपको क्यों चाहिए अथॉरिटी दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर? क्योंकि आपको इनके हाथ अमेटते रहने हैं, इसीलिए चाहिए ना। चलिए, सारी लड़ाई ही ट्रांसफर पोस्टिंग की है अधिकारियों की। क्यों चाहिए केंद्र सरकार को दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर? क्यों अधिकार चाहिए, ये समझाइए जरा, क्यों चाहिए आपको? देखिए, कम से कम संजय जी ने यह भी स्वीकार किया कि मुख्य सचिव के साथ हाथापाई का मामला न्यायालय तक गया। मानी हुई बात है, बंद कमरे में किसी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ है, उसको अदालत में सबूत के साथ साबित करना बहुत मुश्किल है, पर न्यायालय में गए। तो यह भी याद दिलाना चाहता हूं, एक नहीं कई नेताओं के खिलाफ न्यायालय में जाकर मानहानि के मुकदमे में माफी मांग के केजरीवाल जी आ चुके हैं। कितने गंभीर और सत्य होते हैं अपने वचन में, यह आपके ये इसका आचरण आपका प्रूव है। दूसरा, आपने पूर्ण राज्य बहुत कहा मान्यवर। जब हमने पूर्ण राज्य की बात कही थी, जिन राज्यों में हमारी पूर्ण राज्य की सरकार थी, याद करिए 1990 89-90 का, पहले उस जमाने का मुलायम सिंह जी का याद करिए उत्तर प्रदेश, और 91 का कल्याण सिंह जी की सरकार का उत्तर प्रदेश, पटवा जी का मध्य प्रदेश, मेरे सवाल का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। राजस्थान, शांता कुमार जी का हिमाचल। अरे पूर्ण राज्य हमने मॉडल करके दिखाया था, मगर आपका पूर्ण राज्य, आपको पंजाब का पूर्ण राज्य मिला। मैं विनम्रता से कहता हूं, पंजाब में आतंकवाद के घनघोर दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया जाए, पुलिस थाने में कब्जा कर लिया गया और सरकार को मिन्नत करनी पड़ी। जो पूर्ण राज्य वहां मॉडल करके दिखाइए कि हाँ साहब हमारे पास ये क्षमता है, हमने पूर्ण राज्य करके दिखाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो बार बार कहना चाहते हैं पुरानी बातों के लिए, तो आप ये भी कहते थे ना, वो सबसे ज्यादा टोपी आपकी थी ना, जन लोकपाल मुझे चाहिए। कहां चली गई सर वो टोपी? पूर्ण राज्य पंजाब है, जन लोकपाल क्यों नहीं आया? 2 साल होने को आ रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम दिल्ली के ऊपर केंद्रित रहे बहुत साफ तरीके से। यह विषय तकनीकी के साथ साथ दिल्ली के मानसिकता का भी अधिकारियों है। की ट्रांसफर पोस्टिंग आपके हाथ में क्यों होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। बहुत साफ बात है। एक यूनियन टेरिटरी बताइए जहां पर पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी के हाथ में है, बताइए आप। पांडिचेरी में भी विधानसभा है, बताइए एक यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए। दर्शकों के सामने यह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि दिल्ली पूर्ण राज्य है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा है, इसलिए दिल्ली में सिर्फ 7 मंत्री होते हैं। मंत्रियों की संख्या भी नियत है, कम है, उनके अधिकार भी नियत हैं। इसलिए ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं जैसे ये पूर्ण राज्य है, पूर्ण इलेक्टेड है, वो वाली बात, तो मुझे बता दिया जाए एक केंद्र शासित प्रदेश बताएं जहां केंद्र के द्वारा नियंत्रित अधिकारी न होते हों, और ऊपर से इनकी प्रवृत्ति की झूठे आरोप भी लगा देना और फिजिकल मैन हैंडलिंग के भी आरोप लग जाना, तो वो इनके नेचर फितरत में भी दिख रहा है। और अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो ये मुझे एक उदाहरण बता दें। दोनों पर जवाब दीजिए सुधांशु जी। और ये भी वो कह रहे हैं कि जन लोकपाल बिल पर आपने ही टोपी पहना दी जनता को। तो अभी तो देखिए कितनी अच्छी बात की। आज इसी आपके शो में फैसला हो जाएगा। मैं भी राज्यसभा का सांसद हूं और सुधांशु जी भी राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आपके सामने इस चैनल पर कह रहा हूं, जन लोकपाल बिल दिल्ली की विधानसभा ने पास करके एलजी के पास भेजा है, उसकी मंजूरी दिलाने का मुद्दा हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी कल मीडिया के सामने उठाएंगे। अंजना जी कल उठाएंगे सुधांशु जी ये मुद्दा कि दिल्ली की विधानसभा ने जो जन लोकपाल बिल पास किया उसको निकम्मी केंद्र की सरकार ने अब तक मंजूरी क्यों नहीं दी, ये हमारे भाई सुधांशु जी उठाएंगे मुद्दा। कैसी बातें करती हैं अंजना जी, हर काम में रोड़ा अटकाना है, हर बिल को रोक के बैठना है, मोहल्ला क्लिनिक रोको, स्कूल बनाना है रोको, तीर्थ यात्रा करानी है रोको। एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली का वो अपने यात्रियों को ट्रेन की झंडी दिखाने रेलवे स्टेशन पर नहीं जा सकता। कितने कितने दर्द बताऊं। उसके राज्य में मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है जिसमें उसकी राज्य की सरकार का शेयर है, प्रधानमंत्री जा सकते हैं, नगरीय विकास मंत्री जा सकते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जा नहीं सकता। आप बात कर रहे हैं राज्य की कानून व्यवस्था की। सुधांशु जी भिकरू कांड भूल गए,
किस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, पुलिस वाले की हत्या हुई, किस प्रकार से हाथरस कांड हुआ, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, असम की कानून व्यवस्था है, अभी बगल में मेवात जल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मणिपुर 90 दिन से चल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है। ठीक है, सबसे जी अब जवाब दीजिए। सरकार दिल्ली और पंजाब की देश में चल रही है। दो बातें उन्होंने कही, एक तो ठीक है, इसी का जवाब ले रहे हैं संजय नहीं, बस एक बात और खत्म कर दूं मैं। कर लीजिए। नहीं, एक बात और इनसे पूछिए, पांडिचेरी के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है या नहीं है? इनसे पूछिए, गोवा के पास ट्रांसफर, गोवा तो पूर्ण राज्य है, पांडिचेरी केंद्र शासित है, आप बताइए वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास है या नहीं है? पुडुचेरी बताइए। और जो विषय दिल्ली को मिला, हाँ। आप उसको मानेंगे ना भाई, आप अपने मन से थोड़ी चलेंगे। 239A में 3 विषय को छोड़कर एक भी विषय आपको मिला हो तो आप बता दीजिए। एक तो पुडुचेरी का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं जन लोकपाल बिल भी, ठीक है, जन लोकपाल बिल भी चला गया है एलजी के पास, एलजी उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप पंजाब कोर्ट करके कहते हैं, एक सेकंड सर, अगर आप पंजाब कोर्ट करके कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, तब तो इस नियम से आपको फॉरेन एम्बेसी को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र को वहां की पुलिस अपने नियंत्रण में लेनी चाहिए। अंजना जी, जो हरियाणा में आपको यही करना चाहिए। मैंने जो पंजाब में 7 मंत्रियों की आपने बात की सर, उस पर भी ऐड कर दो। 10% ही तो हर स्टेट में होता है। तीनों पर आपका जवाब। 15% होता है अंजना जी, आपसे भी थोड़ी गलती हो गई, 15% होता है। और यूनियन टेरिटरी में 10, पूर्ण राज्य में 15% होता है, यहाँ पे 7। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा तो यूनियन टेरिटरी हो गई, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यूनियन टेरिटरी। दूसरी बात, अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो मैंने पंजाब का उदाहरण दिया, वो उदाहरण दिया जो 75 साल में कभी नहीं हुआ। 75, अरे वो नियम आने से पहले का था मान्यवर, वो भी आपको याद होना चाहिए। हाँ, मगर इसलिए मैंने कहा कि पांडिचेरी में एलजी के अप्रूवल के बाद ही होता है। आपने तो बगैर एलजी के अप्रूवल के भेज दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपके हाथ में जो है उसका तो उदाहरण कम से कम बता देते। आपके हाथ में स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की है, आपके खूब खड़े होके बयान थे केजरीवाल जी के कि साहब यहां ऑक्सीजन की कमी है कोविड के सेकेंड वेव में, और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने मांगा, एक इन्होंने नाम नहीं दिया कि जिसकी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई हो, और हल्ला इतना मचाया। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, उसकी राष्ट्रीय राजधानी वाले लोग मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, जो 75 साल पहले भी मोहल्ले में ही क्लिनिक होती थी, और मोहल्ला क्लिनिक वाली मानसिकता उस तक आ जाती है, इसमें भी इनकी गलती नहीं है। ये कोविड सेकेंड वेव में कह रहे थे कि वो वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को दे दिया जाए ताकि वो बना कर दे दें, जैसे चूरन की तरह है वैक्सीन का फार्मूला, कोई भी कंपनी बना सकती है। ये मोहल्ला क्लिनिक वाली ही मानसिकता से आकर ये वैक्सीन को चूरन की तरह बंटवाने लगते हैं। मान्यवर, इस विचार से बाहर निकलिए। दिल्ली, अब भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। अब हाई टेक कुछ नए अस्पताल की बात करिए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाइए, हाई लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाइए, आप उसी में पढ़े। और खुश किस पे होते हैं अंजना जी? ये बोले थे, केजरीवाल जी का बयान था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है, छपवाना शब्द निकल गया था। इसी के साथ वक्त हमें इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।